अब हम आगे देखेंगे कि कलिंग युद्ध के पश्चात कैसे सम्राट अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा, सत्य, सभी प्राणियों के प्रति दया, क्षमा वृत्ति जैसे गुण आ गए थे। तो उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक का धर्म प्रसार कार्य, अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। ये जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार करने का कार्य जो है सम्राट अशोक ने श्रीलंका में किया। एशिया और मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ पर धर्म प्रसार कार्य किया और साथ ही साथ अहिंसा, सत्य जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा स्वीकार की जाने वाली धर्म भी माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी का अर्थ होता है लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया, जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले। जो लोग बीमार हुए हैं उनको दवाइयाँ जो है निःशुल्क रूप में दी जाए। सड़कों का निर्माण करवाया। छांव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। आप भी अगर देखते होंगे तो सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवाना चाहिए ताकि छाया भी बनी रहेगी और पर्यावरण जो है वो भी अच्छा होता है। तो हम जब गांव में जाते हैं तो हमें इस तरह से सड़कें जो हैं गांव में मिलती हैं। यहाँ का तो मतलब कहीं कहीं मिलता है, बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सड़कों पे हमें मतलब अगर कहीं रुककर छाह लेनी है या आराम करना है तो वो स्थिति नहीं हो पाती है। धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और कुएं खुदवाए। ये लोगों के लिए सम्राट अशोक ने कार्य किया। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन। अब हम मौर्य काल का राज्य प्रशासन कैसा था इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए गए थे। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे देश में भी जो राज्य हैं कुल 29 बना दिए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि एक प्रधानमंत्री जो हैं वो अकेले रहते हुए पूरे भारत पर तो अपना नियंत्रण नहीं कर सकते, अच्छे से कार्य नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में हर प्रदेश में एक एक मुख्यमंत्री होता है। तो जब विभाग बना दिया जाता है तो वो सुविधा जो है कार्य जो है आसानी से हो पाता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर घर में 12 लोग हैं तो 12 लोग में अगर कोई एक ही व्यक्ति पूरा अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हम काम को बांट दें तो वो काम जो है अच्छे से हो सकता है। आपके क्लास में ही अगर बोला जाए कि एक ही बच्चे को पूरी क्लास को शांत करवाना है तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको स्वयं से भी खुद पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राज्य जो है उसका कई विभाग बना दिया गया था ताकि कार्य जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। पूर्व में विभाग बनाया गया था तोशाली, जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा में है। पश्चिम विभाग उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में है। दक्षिण विभाग में सुवर्णगिरी कर्नाटक में कनकगिरी। फिर उत्तर विभाग में तक्षशिला पाकिस्तान। तो इस तरीके से 4 विभाग बनाए गए थे। राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करती थी।
मंत्रिपरिषद होने से क्या होता था कि अलग अलग मुद्दों पर सब अपना राय देते थे और क्या काम सही है जनता के लिए वो किया जाता था, क्या चीज़ आवश्यक है उस पर भी ध्यान दिया जाता था। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग भी था। अब हम मौर्यकालीन जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य प्रशासन देख लिया, अब इसके बाद जनता जो है उनका कार्य क्या होता था, वो अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। हमारे भारत देश का, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश का प्रमुख व्यवसाय जो है, प्राथमिक व्यवसाय जो है, कृषि को ही माना जाता था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी बहुत समृद्ध हुए थे। हस्तिदंत पर उकेरने का कार्य, हाथी का जो दांत है उस पर कई प्रकार से कुछ चित्र बनाए जाते थे। उकेरने का मतलब उस पर कुछ बनाया जाता था और वो पहनने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अभी वर्तमान समय में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आभूषण ऐसे होते हैं जिस पर कुछ बनाया गया रहता है, तो इस तरीके से हाथी दांत पर बनाया जाता था। कपड़ा बुनना और रंगना, धातु कार्य जैसे बर्तन वगैरह बनाना, अभी पंखा वगैरह हो गया या रॉड वगैरह हो गया, ये सभी बनाने का कार्य जो है उस समय किया जाता था। चमक वाले काले रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जलपोतों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। जलपोतों का निर्माण जो है वो किया जाता था और व्यापार को बढ़ाने के लिए जलपोतों का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक भी था। धातु कार्य में अनेक धातुओं के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की तकनीक विकसित हुई थी। नगरों और गांवों में तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। आप सभी देखते होंगे, गांव में जाते हैं या यहाँ पे कहीं पे भी रहेंगे, बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गया, होली हो गया, ईद है, क्रिसमस है, तो गणेश उत्सव है। इस तरीके से उत्सव जो है उस समय में भी किए जाते थे। उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य, गायन के कार्यक्रम होते थे। डांस वगैरह करना, गाना, वो आज भी किया जाता है। लोग जो है मनोरंजन करने के लिए नृत्य और गायन जो है वो करते हैं। दंगल, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या है, दंगल क्या है, कुश्ती, वो भी किया जाता था। रथों की दौड़ की जाती थी, वो बहुत ही लोकप्रिय खेल भी माना जाता था। पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। चेस होता है ना, उसी के जैसा शतरंज भी होता है। शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से हमने देखा कि मौर्य काल का जनजीवन कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था।